क्या आज 14,000 के पार निकलेंगे, वहां तक पहुंचेंगे, रुकेंगे, नीचे आएंगे या फिर और तेजी दिखाएंगे? बस आज के सारे सवाल 14,000 के आसपास। तो चलिए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की। स्वागत है आप सबका। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, 14,000 तो तैयार है, 31,000 को भी नहीं भूलना चाहिए। 31,000 जल्दी हो जाएगा, वो आसान काम है। वो आसान काम है। अब बड़े लंबे समय बाद दीप ऐसा लग रहा है कि शायद बैंक निफ्टी का टारगेट ज्यादा आसान लग रहा है क्योंकि बड़े नजदीक है। लेकिन निफ्टी 14,000 वाकई में एक बड़ा माइलस्टोन होगा अगर आज हम पार कर पाते हैं। और आज ना भी करें तो इस हफ्ते की तैयारी तो पूरी है। बिल्कुल अनिल जी, तो तैयारी है, 14,000 की तैयारी है, एक और भरपूर एक्शन पैक डे की। बताएं सर, आज के लिए बड़े ट्रिगर्स क्या हैं? ट्रिगर्स दीप, आप पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट से आते हुए दिख रहे हैं और अच्छी मजबूती के आते हुए दिख रहे हैं। डाउ में 200 अंकों की तेजी रही जो हमारी उम्मीद से बेहतर रही और उसके बाद डाउ फ्यूचर्स अब भी मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं कोई चिंता दिक्कत वाली बात है नहीं। एसजीएक्स निफ्टी 13,900 के पार निकलता हुआ और मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। बामर लोरी के विनिवेश पर मंत्रियों के समूह की बैठक है। बड़े सीनियर मंत्री आज मिलेंगे और बातचीत करेंगे बामर लोरी और बामर लोरी इन्वेस्टमेंट। ये दोनों सरकारी कंपनियां जो है इनके विनिवेश पर आगे किस तरह से बढ़ा जाए। विप्रो का बायबैक आज खुलने जा रहा है, बड़ा बायबैक और 400 रुपए के दाम पर। हालांकि बाजार में भाव उसके आसपास ऑलरेडी पहुंचते हुए। जी अनिल जी, 14,000 और 31,000 तो ठीक है सर, एक और फिगर है जिसके बारे में हम भूल गए। हाँ, 70 आज होगा पार। 70, हाँ। एक ही बार में हो जाए तो ठीक है। एक ही बार में। पिछली बार की यादें बड़ी खराब। 36 था ना पिछली बार। हाँ, 37। हाँ, 36 के आसपास। तो 36 दूना 72, तो 70 इंडिया को जीतने के लिए चाहिए। बिल्कुल बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है। आई एम श्योर कि हो जाना चाहिए इस बार। तो जिस तरह से फॉर्म में, हालांकि ऑस्ट्रेलिया में पीछे वाले बल्लेबाजों ने थोड़े रन ज्यादा बना लिए, लेकिन उम्मीद करें 70 का आंकड़ा पार कर जाए। तो मुझे लगता है हाँ, पहले तो वो ज्यादा जरूरी है। बाकी सब तो चलता रहेगा सर, मूड माहौल तो वहीं से आएगा। एग्जैक्टली। तो क्योंकि भाई निफ्टी तो आज 14,000 आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। कहाँ जाने वाला है? यहाँ तो अगर टेस्ट गया तो गया। तो बहुत जरूरी है इंडियन टीम के लिए, इंडियन क्रिकेट के फैंस के लिए कि भाई पिछली बार जो दुर्गति हुई है हमारी, उसके बाद कम से कम आज बिना विराट कोहली के भी जीत के दिखाएं। बॉक्सिंग डे टेस्ट कहते हैं सर इसको, क्रिसमस के बाद जो होता है। बिल्कुल। बट जबरदस्त रिकवरी। सर, इसी रिकवरी के बारे में बात करें। जैसे इंडिया ने अब रिकवरी करी है, हमने पिछले मंडे के एक बड़े गिरावट के बाद जो रिकवरी करी है, ये पूरा का पूरा आप ग्लोबल फैक्टर्स ही देख रहे हैं? स्टिमुलस से आशा है, ब्रेग्जिट है, या फिर इसमें डोमेस्टिक फैक्टर्स का भी रोल रहा है? डोमेस्टिक क्या है, मतलब डोमेस्टिक तो थोड़ा बहुत सपोर्ट करने के लिए ठीक है कि एडवांस टैक्स के नंबर आपके मजबूत आ गए। बाकी तो जो कुछ है इम्पोर्टेड तेजी है पूरा। हाँ, पूरी विदेशों से आयात की हुई है। हमारे अपनी क्या है, जाहिर सी बात है कि देखिए जिस तरह से सिंपल चीज है, पिछले मंडे और कल में जी 7 दिनों में कितना मूड माहौल बदल जाता है। करेक्ट। और फर्ज करें अगर अमेरिका गुरुवार को मजबूत बंद नहीं हुआ होता, कल अमेरिकी फ्यूचर्स मजबूत नहीं होते, तो क्या हम इतना बढ़ सकते हैं? जी नहीं। सवाल सिंपल है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है और मानने में कोई हर्ज भी नहीं है। अगर आपकी कोई मदद कर रहा है तो भाई मान लीजिए, थैंक यू बोल दीजिए। डाउ मदद कर रहा है, थैंक यू वेरी मच। भाई सीधी सी बात है, 125 पॉइंट और ऊपर है फ्यूचर। तो बहुत क्लियर है। और अच्छा, ऐसा नहीं कि वो हमारी अकेले की मदद कर रहा है, वो खुद की अपनी भी कर रहे हैं। वो खुद लाइफ हाई बना रहे हैं। कल तीनों इंडेक्स ने लाइफ हाई बनाए। उनके दम पर पूरी दुनिया में तेजी हो रही है। अच्छा, अच्छी बात जो दीप दिख रही है वो मुझे ये कि अब जो तेजी का पार्टिसिपेशन है यूरोप से भी आ रहा है। नहीं तो पहले यूरोप ठंडा था, तो ब्रेक्जिट डील वाला मामला निपट गया, यूरोप तेज हो गया। तो यानी कि वो कहते हैं ना कि फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। ऐसा नहीं कि एक मार्केट के दम पर सब चल रहे हैं। नो डाउट लीडर हैं, वो तो डिसाइड करेंगे कि दुनिया को किधर जाना है, लेकिन बाकी लोग भी काम करें। एक ही आदमी एक ही मार्केट काम करे, बाकी पीछे वाले ना करें, तो कैसे ग्रोथ बड़ी होगी? तो वही वाली चीज अमेरिका से दिख रही है और अमेरिका की तेजी दुनिया भर में फैल रही है। ये अच्छा संकेत है और कहीं कोई दिक्कत के संकेत है नहीं। मजबूत संकेत है, अच्छे संकेत है और इससे बढ़िया हो नहीं सकता। 14,000 को पार करने के लिए इससे बढ़िया मिलेगा नहीं माहौल। मतलब ऐसी पिच ये, मतलब ऐसा आप कहें ना कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर आपको पिच फिरोज कोटला की मिले सही बात है। ये ग्रेट कॉम्बिनेशन है कि पिच वहां की और मतलब देश वहां का और पिच हमारे देश की, जहां आप आराम से जो करना चाहें, जैसे रन बनाना चाहें बनाएं। तो मुझे लगता है कि ऑल सेट फॉर 14,000। ऑल सेट फॉर 14,000। चलिए सर, तो वहां पर हमारी नजर बनी रहेगी। सर, एक और फैक्टर था आज के सेटअप की बात करें उससे पहले विप्रो की भी बात करेंगे थोड़ी देर में। सर, ये जो ट्रम्प साहब का, वैसे तो हमने उनको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, पर वो जो $2,000 की बात कर रहे थे, कल कांग्रेस ने पास कर दिया कि हाँ $2,000 देने चाहिए। अब उनकी पार्टी की सेनेट कंट्रोल्ड
पास करती है कि नहीं वो एक सवाल है, पर उन्होंने जाते जाते एक एटलीस्ट अमेरिका को गिफ्ट देने की कोशिश करी है। अच्छा काम किया है। हालांकि वो पहले भी सहमत हो गए थे कि पैकेज तो पार होना ही चाहिए। अब देखिए सिंपल चीज़ है दीप, आप दोनों तरीके से देखिए। पहला तरीका ये कि बड़ा पैकेज, बड़े पैसे, बड़ी लिक्विडिटी बाजारों को तेज रखेगी। जितना पैसा आप ज़्यादा हाथ में देंगे अमेरिकन के, उतना ज़्यादा वो खर्च करेंगे, उतना ज़्यादा खर्च करेंगे, उतना गति से इकोनॉमी आएगी ट्रैक पर। एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये कि आप किसी मरीज को दवाई का डोज ज़्यादा कब देते हैं? जी, जब हालत ज़्यादा खराब हो। करेक्ट, सही बात। भाई नॉर्मल सा बुखार है तो क्रोसिन से काम चल जाता है ना जी भाई। वो अलग अलग तरह की मुश्किल नामों वाली दवाएं जो होती है, जो क्रोसिन टाइप की होती हैं, भले है उसी प्रजाति की लेकिन उनके नाम अलग और थोड़े डोज अलग है, वो तब दिए जाते हैं जब हालत थोड़ी ज़्यादा खराब है। तो अगर अमेरिका में वाकई में ज़्यादा डोज देने की ज़रूरत है तो इसका मतलब ये कि थोड़ा लंबे टाइम तक आपको मुश्किल रहेगी। लेकिन इस वक्त मार्केट क्या देखेगा, हर सिक्के के दो पहलू हैं, हेड और टेल है। अब आपको क्या देखना है, वो आपको मार्केट के साथ रहकर देखना है। अगर मार्केट इस बात को इस तरह से देख रहा है कि भाई लिक्विडिटी 2 साल तक और रहेगी, ब्याज दरें नीचे 2 साल तक और रहेगी, जितने पैसे की जरूरत होगी फेड ले आएगा, जितने और ज्यादा स्टिमुलस देने की जरूरत होगी बाइडेन साहब भी देंगे, जो उन्होंने चुनाव के वक्त कहा कि आते टैक्स लगा दूंगा, चीन के साथ ट्रेड वॉर खत्म कर दूंगा, वो करने में उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। सही बात तो है। अगर बाजार ये सोचे तो आप और हम अलग सोचें उसका कोई मतलब नहीं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो तो हमें बाजार के साथ चलना है। अल्टीमेटली मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज गॉड। तो जो उनके विपरीत चल के आप क्या कर लेंगे? हर सिक्के के भले ही दो पहलू है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपको हेड मांगना है, कब टेल मांगना है। सही बात है सर। ठीक है, तो इस वक्त टाइम वो है कि बाजार की थॉट प्रोसेस ये है कि हम कोरोना से भी निकल जाएंगे, हम इकोनॉमिक रिकवरी पे भी आ जाएंगे, और जब तक ऐसा ना हो पैसा रहना चाहिए हाथ में ताकि काम चलता रहे। और उस हिसाब से जो कुछ हो रहा है अमेरिका में वो बाजार को पसंद आ रहा है सर। अच्छा, आज के संकेतों की बात करें सर, उससे पहले एक रिकैप कल का कर लेते हैं। कल भी वैसे आपने ये बात समझाई थी, पर एक बार रिकैप के लिए, यूजुअली एक चांस मिलता है बेयर्स को दिन में, एक चांस मिलता है बुल्स को लोअर लेवल पर खरीदने में। कल ये बिल्कुल नहीं हुआ और थ्रू आउट द डे ऊपर ही जाते रहे, एक भी पॉज नहीं लिया मार्केट्स में। ये क्या समझे सर इसको? दीप, इसको ऐसे समझे कल संकेत सारे ऐसे थे कि आपको पोज नहीं लेना था। इसलिए कल आपको याद हो तो बड़े दिनों बाद मैंने कहा जहां खुल रहा है वहीं खरीद लीजिए। नहीं तो आमतौर पर मैं कहता हूं कि एक दिन में एक डिप मिलेगी। सही बात है। और आज भी देखते हैं, अगर गैप कम रहा, बहुत ज्यादा गैप से नहीं खुले, तो आपको डिप नहीं मिलेगी। आज भी नहीं मिलेगी अगर बहुत गैप से। इतना अच्छा सेटअप। हाँ, सेटअप बहुत अच्छा है। गैप से खुल गए 14,000 के आसपास पहुंच गए तो डिप मिल सकती है। भाई 125 पॉइंट ऊपर जाने के बाद अगर 50 पॉइंट की डिप मिले तो वो आप उसे डिप माने या ना माने आपकी मर्जी जी। तो अगर 14,000 13,975 पहुंचे और वहां से 13,900 13,925 आ गए तो क्या वो डिप है 50-75 पॉइंट की मिलती तो। लेकिन अगर आप 13,900 13,925 ही खुलते हैं, ठीक है, तो फिर आपको बहुत डिप नहीं मिलेगी। ओके, तो गैप से खुले बहुत और पहले 14,000 भाग गए तो एक चांस मिलेगा। लेकिन अगर गैप से नहीं खुले, स्क्रीन पर बढ़े, तो फिर मुश्किल है। पॉइंट ये है दीप कि फ्लो स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली मार्केट मजबूत है, और एक चीज ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है, वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी में फर्क करना सीख लीजिए जी। और मैं बार बार ये बहुत जोर से बोलता हूं कि मंथली एक्सपायरी अलग होती है। क्यों? फिर से दोहरा देता हूं, हो सकता है आपको लगेगा रिपीट कर रहा हूं। मंथली एक्सपायरी में ज्यादा पोजीशंस बड़े इन्वेस्टर्स की होती है, एफआईज की। एफआईज वीकली बेसिस पे कम ट्रेड करते हैं। करेक्ट। उनको हेजिंग के लिहाज से ट्रेड करना होता है, तो मंथली एक्सपायरी में बड़े इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पोजीशंस ज्यादा होती है जी, वीकली एक्सपायरी के मुकाबले में, तो वो एक्सपायरी का इंपैक्ट भी अलग होता है। और ये इंपैक्ट मुझे वायदा कारोबार के डेटा में जो दिख रहा है दीप, वो ये है कि शॉर्ट्स बहुत हैं, अभी भी बहुत हैं, अभी भी शॉर्ट्स बहुत हैं। 13,700 पे तो ठीक है, कम है, 13,800 13,900 आज पार कर ही जाएंगे, तो अभी भी आपको शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट मिलेगा जी, नो डाउट। कल पहली बार 13,800 पे दमदार पुट एडिशन हुआ है, वो मैं डेटा में आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन अभी भी शॉर्ट्स हैं सिस्टम में जो बहुत ज्यादा गिरने नहीं देंगे। समझ गया। तो ये 3-4 कारण जो हैं इस तरह के, ये आपको डिप आने नहीं दे रहे। जब डिप आने के चांस थे तो हम बता रहे थे डिप आएगी, लेकिन अब नहीं है तो वही बोलना पड़ेगा, जो डेटा में दिख रहा है, जो सेटअप में दिख रहा है, वही बताना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता आज भी कोई डिप आने के बड़े चांस। तो सुपर बुलिश सेटअप है सर।
हाँ, इससे बढ़िया तो आप क्या इससे बढ़िया मांगेंगे? नहीं मतलब अब तो फिर तो ऐसा आप सीधे ये ना कि भगवान से यही मांग ले कि भाई सुबह उठो तो आंख खोलो तो मेरे अकाउंट में क्रेडिट मिले। मतलब अब इतनी भी मेहनत अगर लोगों को नहीं करनी है कि कौन सा स्टॉक किस लेवल पर खरीद के किस लेवल पर बेचना है, फिर तो लॉटरी लग सकती है। तो वही वाली बात है, टिकट ही खरीदिए फिर तो वैसा है। चलिए सर, तो फिर आज का सेटअप बताइए, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, कैसे हैं संकेत? ग्लोबल संकेतों से आ रहा है, लेकिन उससे पहले कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, ये सवाल आपने अच्छा पूछा। तो 4 रीजन है जिनसे कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो मैं बता दूं। पहला, ग्लोबल सेटअप बहुत पॉजिटिव दीप, जितना उम्मीद थी उससे बेहतर डाउ बंद हुआ है, और उससे बेहतर डाउ फ्यूचर से 125-150 पॉइंट ऊपर है। आई मीन सुपर बुलिश सेटअप है वहां पर। एफआईएस की खरीदारी फिर से अच्छी लौटती हुई दिख रही है, और कल के सेशन में फिर से अच्छे आंकड़े आए गुरुवार के बाद। जी, आगे विस्तार से बात करें। शॉर्ट कवरिंग का मैंने बात किया, और शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है, ये तीसरा कारण है। और चौथा कारण, टेक्निकली मार्केट बहुत मजबूत नजर आ रहा है। तो ये 4 कारण हैं जिनकी वजह से आपको बाजार में अब भी आगे भी तेजी होती हुई दिखेगी। बाकी जो ट्रिगर्स हैं मैं बता दूं, ग्लोबल ट्रिगर्स पॉजिटिव साइड पर हैं, एफआईएस के ट्रिगर्स पॉजिटिव साइड पर हैं, घरेलू फंड्स के ट्रिगर नेगेटिव साइड पर हैं। वायदा कारोबार के संकेत मैंने कोशिश से न्यूट्रल किए हैं जी। कल आपको याद होगा, कल कोशिश था जी, राइट, क्योंकि 175 पे तो अगर करेक्शन आना तो उसी से आना था, लेकिन आया नहीं क्योंकि सेटअप ऐसा बना। और एफएनओ संकेत अब न्यूट्रल है, सेंटीमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव है आज के लिए। ये सारे आपके लिए संकेत। बिल्कुल, तो फिर पॉजिटिव ही सेटअप दिख रहा है, और कई सारे ऐसे क्यूज जर्नल जी ने समझाए जहां से कॉन्फिडेंस और बढ़ रहा है। तो सर फिर रेंज की बात करते हैं, किस तरह के लेवल्स पर आपकी नजर रहेगी? 13,750 13,800 दिन की आज की छोटी रेंज है, सपोर्ट जोन है, माफ कीजिएगा, रेंज सपोर्ट जोन है 13,750 13,800, बहुत मजबूत सपोर्ट बन रहा है दीप जी, और आसानी से नहीं टूटने वाला आज। और आपको याद हो 5 बार हमने 13,775 के आसपास हिट किया, पार नहीं हो रहे थे। कल झटके से निकाला, और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं रहा। कल की बेस्ट बात बताऊं आपको, 13,775 को आपने 1 2 3 4 कम से कम 4 बार तो, या 5 बार हो सकता है, 4 बार तो पक्का ये मेरे डेटा में मिलेगा। 4 बार 13,770 से 13,777 की रेंज में आप पहुंचे जी। कल आपने उससे पार किया, वापस मुड़ के ही नहीं देखा। वापस मुड़ के नहीं। 13,811 कल का लो है, मतलब जो हाई था उससे 30 पॉइंट ऊपर का लो बनाकर आप गए, तो अब आपके लिए वो बेसिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया, करेक्ट। तो 13,750 13,800 आज के लिए मजबूत सपोर्ट है। ऊपर 13,975 14,075 कहां तक जाएंगे पता नहीं मुझे, ईमानदारी की बात है। मेरे हिसाब से एक बार रुकने का लेवल 13,975 14,000 है जी। वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से फ्लो इतना है कि मतलब वो कहते हैं कि तूफान और सुनामी में मतलब बड़े बड़े महल बह जाते, तो वैसा हाल है। तो 14,000 का लेवल क्या है, ये किला भी ढह सकता है, ढहेगा आज नहीं तो कल। तो अगर ये पार हुआ तो फिर 50-75 पॉइंट की जगह और बन सकती है। अदरवाइज 13,975 14,000 पहली रेंज है, पॉइंट नंबर 1। बैंक निफ्टी 30,430 550 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, नहीं टूटने वाला इजीली। एक्सपायरी तक मुश्किल है कि इस लेवल को आसानी से तोड़े, बहुत नेगेटिव क्यूज चाहिए तो ही होगा ऐसा, जो दिख नहीं रहे। 31,175 31,300 अगला टारगेट है निफ्टी के लिए, माफ कीजिएगा बैंक निफ्टी के लिए, 31,000 को पार करने के बाद आज लगता होना चाहिए जी, 31,000 पार होना चाहिए। अब दिन का छोटा रेंज 13,800 13,950 13,775 14,000 दिन की मीडियम रेंज है, और 13,750 से लेकर 14,075 14,050 मैं अंदाज से दे रहा हूँ दीप, एक्चुअली मेरे पास ऊपर के लेवल है नहीं, 14,000 के ऊपर डेटा भी नहीं है, चार्ट्स में देखता नहीं, मैं वायदा कारोबार के डेटा पे ज़्यादा रिलाई करता हूं, तो 14,000 के ऊपर मेरे पास डेटा है नहीं। तो 14,000 के ऊपर 14,025 पे रुकेगा, 50 पे 75 पे रुकेगा, ये मुझे पता नहीं। तो मैं अंदाज से 14,075 दे रहा हूँ। जहाँ मुझे अंदाज है तो मैं बता दूं कि मैं अंदाज से दे रहा हूँ कि आमतौर पर क्या हो रहा है। आप देखिए, वो भी क्यों दे रहा हूँ वो भी बता देता हूँ। देखो मैं आपको लॉजिक भी दे देता हूँ। कल 13,875 पे बंद हुए जी, 4 बार 13,775 पे आप पहुंचे। बिल्कुल, ये 775 875 675 ये 75 का आंकड़ा निफ्टी को ज्यादा पसंद है, तो मैंने कहा चलो यही रख लो। उस हिसाब से दे रहा हूं। बाकी सारे डेटा एकदम परफेक्ट है, वहां पे एकदम लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। ये आपके लिए निफ्टी की रेंज। बैंक निफ्टी 30,700 31,050 दिन की छोटी रेंज, 30,550 31,175 दिन की मीडियम रेंज, 30,400 से लेकर 31,300 900 पॉइंट की ये रेंज दिन के लिए बड़ी रेंज है आज के लिए जी दी। ओके, तो ये है आपके लिए रेंज जो निकल कर आ रही है आज के हिसाब से किस तरह पर लेवल्स रखने हैं। अच्छा सर, फिर ये बताएं एफआईएस की पोजीशनिंग और पीसीआर, क्या वहां से भी सहारा मिलेगा आज? ठीक है, मतलब मामला एफआईएस के लॉन्ग पोजीशन 68% पे कोई बदलाव नहीं, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि भाई
कल की तेजी में उन्होंने तो खरीदा ही नहीं, और तो बेचा भी तो नहीं है। करेक्ट। तो आप जैसा देखना चाहें, हाफ ग्लास फुल, हाफ ग्लास एम्प्टी, अपने तो फुल भरा हुआ देखते हैं आमतौर पर, तो ठीक है, तो उस हिसाब से ठीक है। पीसीआर थोड़ा नीचे आया 6 बेसिस पॉइंट, अच्छी बात है, थोड़ा घटकर आया है। एक्सपायरी के हफ्ते में थोड़ा नीचे आना भी अपने आप में सर ये एक अगर छोटा सवाल, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कल इतना हाई पीसीआर था। हाँ। अब वैसे आपने कहा नहीं ओवरबॉट है, एक्सपायरी का भी था, पर हाई पीसीआर था, उस पर भी बाजार की तेजी हुई, पर पीसीआर नीचे आया। उसकी रीजन है, पीसीआर दो कंपोनेंट है, पुट और कॉल। करेक्ट। ठीक है। अब आप आमतौर पर, जैसा मैंने कहा ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर लोग पुट खरीद रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, यार मंदी करने वाले हैं, पुट ले रहे हैं। सही बात है। मैं उसको उल्टा देखता हूं, पुट बेच कौन रहा है? पुट बेच कौन रहा है? क्यों उल्टा देखता हूं? उसका भी रीजन है। देखिए, जो आदमी पुट खरीद रहा है वो डरपोक है, वो खाली उतना ही प्रीमियम दे रहा है जितना पुट का लग रहा है। सही बात है सर। लेकिन जो आदमी पुट बेच रहा है, तेजी कर रहा है, वो मजबूत है। क्यों? कि उसको पता है मेरे इतने ही पैसे आने हैं, लेकिन रिस्क मैं अनलिमिटेड ले रहा हूं, और वो भी तेजी के मार्केट में। तो पुट राइटर बड़ा हुआ, सेम कॉल राइटर्स के लिए भी होता है। ओके। हाँ, कॉल भी एक खरीद रहा है, एक बेच रहा है। जो कॉल खरीद रहा है वो डरपोक है। सही बात। भाई जो डरने वाले लोग हैं वो ऑप्शंस खरीदते हैं, जो शूरवीर है वो ऑप्शन बेचते हैं। अब वो अलग बात है कि 12 सीरीज में से 10 सीरीज में ऑप्शन बायर पैसा तोड़ते हैं। करेक्ट। और 10 सीरीज में ऑप्शन सेलर पैसा बनाते हैं। लेकिन कोई कोई 2 सीरीज ऐसी आती है ना जिसमें सेलर का भी खाया पिया निकल जाता है पूरा। अचानक से बड़ा मुंह एकदम से आया किसी वजह से बाजार में, और उसमें आप पकड़े गए काम तो से। गए काम से। तो वो इसलिए ऐसा आसान काम होता ना तो सारे राइटर्स ही बन जाते हैं। आसान काम होता पैसा कमाने का, सब ऑप्शन बायर ही बन जाते हैं। तो मार्केट में पैसा बनाना कोई भी आसान काम तो है नहीं। और इसी से मुझे याद आया, जब हम वो 2020 के लेसन हम जो कर रहे थे, आज है ना वो शो, आज 1 बजे। हाँ, वो शो जरूर आप लोग देखिएगा। मैंने और दीप ने शो किया, बड़ा बढ़िया शो। और उस शो में एक बात मैंने कही भी है कि अगर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान काम है तो लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं जो इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा कर बैठे हैं, इतने बड़े बड़े ऑफिसेज लगा के बैठे हैं, इतना काम कर रहे हैं। सब 9 से 3:30 कर ले आराम से, उसके बाद पूरी लाइफ एंजॉय करो। दिन भर कोई काम नहीं, बैठ के करना है कि अन्य भाग दौड़ कुछ नहीं, ऐसी कमरे में बैठ जाइए, कंप्यूटर चाहिए आपको, फ़ोन चाहिए, इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, एंजॉय करिए। इट्स नॉट दैट ईजी। जी सर। सिमिलरली यही चीज़ मैं बताऊँ कि ऑप्शन बाय करना और पैसा कमाना भी इजी नहीं, तो ऑप्शन सेल करके कोई भी प्रोसेस इजी मनी कहीं है ही नहीं। और जिसको लगता है इजी मनी, उसका जैसे इजी मनी लगता है, क्योंकि इजी मनी आ रहा है जी, वो जाता भी उतना इजीली। एग्जैक्टली। वही बहुत ना प्रॉब्लम हो जाती है। सो हम थे पुट कॉल रेशियो की जो आप बात करें, तो पुट कॉल रेशियो में 1.69, विक्स 2% मजबूत है, थोड़ा सा ऊपर आए, कोई चिंता की बात नहीं थी। ठीक, बिल्कुल सर। अच्छा फिर बताएं एग्जिस्टिंग पोजीशंस क्या करना चाहिए? 13,800 का छोटा स्टॉप लॉस रख लीजिए, क्योंकि हम गैप से खुल रहे हैं, 900 के पार निकल रहे हैं। 13,800 का स्टॉप लॉस हो गया। 13,750 क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस है निफ्टी का। बैंक निफ्टी का 30,700 का छोटा दिया है मैंने जी। 880 पे बंद हुए, 180 पॉइंट ही, बस ज्यादा नहीं रखना, इतना ही रखिए। ओके। 30,400 क्लोजिंग बेसिस पे थोड़ा दूर आ रहा है, वो थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा बैंक निफ्टी में। शॉर्ट पोजीशन होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा तो है कि नहीं है, जितने लोग हैं उतने शॉर्ट भी हैं। 13,900 आखिरी उम्मीद। और जो बहुत ही मतलब और अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं कि ना 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 मैं तो एक दिन और किस्मत आजमाऊंगा, तो फिर आप 14,000 रखो। समझ गया सर। क्लोजिंग बेसिस पे। ओके। इंटरडे भी। लेकिन मेरे हिसाब से 13,900 भी काफी, इसका मतलब खुलते ही आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लेना है। पॉइंट क्लियर है। बैंक निफ्टी 31,050 आखिरी स्टॉप लॉस है आपका। इसके बाद शॉर्ट रहे तो ऊपर वाला आपका मदद करे चाहिए। सिंपल चीज, डिसिप्लिन रखना जरूरी है। बहुत क्लियर है। डिसिप्लिन पिछले मंडे भी जरूरी था, बिल्कुल इस मंडे भी जरूरी। पिछले मंडे आपका तेजी में डिसिप्लिन जरूरी था, इस मंडे आपका मंदी में डिसिप्लिन जरूरी। सही बात है सर। तो ऐसा नहीं कि खाली तेजी करने वाले को ही डिसिप्लिन चाहिए, मंदी करने वाले को भी चाहिए, दोनों को चाहिए। कल मुझे कोई मिलने वाले, उनका फ़ोन आया था देर रात, मतलब 13,000 से मेरा निफ्टी शॉर्ट है। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको ये हकीकत वाली घटना मानूं। 13,000 से मेरा निफ्टी शॉर्ट है, 3,000 शेयर है। सर क्या करूं? तो मेरे रिलेटिव से उन्होंने पूछ के ऐसा फ़ोन करवाया, वो आपके ओपिनियन चाहते। मैंने कहा मैं तो रोज़ ही बोलता हूँ सुबह। नहीं सर आप अलग से कुछ बताइए। मैंने कहा जो लाखों लोगों को मैं बता रहा हूँ टीवी पे, वो गलत बोलूँगा, आपको अलग से सही बोलूँगा, ऐसा आपने क्यों सोचा? जबकि मैं तो आपको जानता भी नहीं। तो मेरी ज़्यादा जिम्मेदारी जो लाखों लोग देख रहे हैं उनके प्रति। बट सिंपल चीज़ है, मैं उनको यही समझा रहा था, आप 13,000 पे निफ्टी बेच के भी आप कितना कर लेंगे? 12,000, 11,000, 7,500। लेकिन अगर आप मंदी करके इतना लंबा खड़ा रह सकते हैं तो तेजी करके खड़े रहने में क्यों डर है? करेक्ट।
निफ्टी 13,000 का जीरो ही हो जाएगा ना। अगर बाजार मंदी हो गए तो जीरो होगा, बिल्कुल राइट। लेकिन 13,000 का 25,000 भी होगा, 50,000 भी होगा। अगर आपकी खड़े रहने की इतनी ताकत है तो जो आप तेजी मंदी में खड़े रह सकते हैं तो तेजी में क्यों नहीं। सही बात है, सिंपल लॉजिक है ना। अगर आज भी आप 14,000 पे, मान लीजिए आप 13,000 की मंदी काट के 14,000 पे ले लेते हैं जी, ठीक है, वापस निफ्टी 12,000 आ गया, तो क्या आपको ये भरोसा नहीं कि लाइफ में कभी वापस 14,000 आएगा या 15,000 आएगा। सही बात है, अगर ये भरोसा नहीं तो मार्केट में है ही क्यों। बिल्कुल। सो जो आपका क्या कहना चाहिए, शब्द तो खराब बोल दूं, अड़ियलपन, वो भी ऐसे बाजार में। और जो मतलब ये प्रॉब्लम, ये ग्रीड और फियर वाली जो इमोशन है, ये भी आज के शो में आप देखिएगा, Exactly. 1 बजे वाले शो में मार्केट हम कहते हैं ना ग्रीड और फियर से चलता है, लेकिन ग्रीड और फियर में कौन सी इमोशन बढ़ी है, सही बात है, वो आज के शो में आपको पता चलेगा कि क्यों लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं, कौन सी इमोशन आप पे ज्यादा हावी हो जाती है। आप पे ज्यादा हावी होनी चाहिए इमोशन ग्रीड की, लेकिन फियर वाली इमोशन ज्यादा हावी हो जाती है, तो इसलिए आपको डर लगता है। तो इसलिए आप मार्केट के अगेंस्ट न चलें, और अगर आप किसी भी लेवल पर इन्वेस्टेड हो भी गए, किस्मत खराब है, समय खराब है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपके पास पैसे की ताकत है खड़े रहने की और समय है, तो आज नहीं, समझिए आपने 14,000 पे खरीदा और 14,000 पे ही टॉप बन गया और अगले 2 साल 14,000 ना निकाल पाए, तो क्या 5 साल में भी नहीं निकालेगा? निकालेगा ना कभी तो निकालेगा। बस अगर आप खड़े रह सकते तो तेजी में खड़े रहिए, मंदी में मत रहिए, क्योंकि मंदी में मार्केट अभी हमारी पिछले 50 जनरेशन से बंद नहीं हुआ, ना आगे बंद होने वाला है, न इंडेक्स कभी जीरो है ना आगे होगा। एक बार इंडेक्स बनने के बाद कभी जीरो हुआ नहीं है, तो इसलिए मंदी होके कितनी हो जाएगी। सही बात है, और हो जाए तो उसमें और ऐड कर लीजिएगा अगर आपके पास पैसे बच जाए। लास्ट मंडे तो अपॉर्चुनिटी मिली। एब्सोल्युटली। बैंक निफ्टी सर एग्जिस्टिंग खरीदना 13,000, अच्छा सॉरी, स्टॉप लॉस 13,900, बैंक निफ्टी का 31,050 का स्टॉप लॉस शॉर्ट वाला बता दिया। खरीदना है निफ्टी आप 13,750 के स्टॉप लॉस से खरीदिए। 13,950, 975, 14,000, ये 3 छोटे टारगेट हैं। 14,050, 14,075 अंदाज से टारगेट है। बेचना जो चाहते हैं, अब बेचने का मन आप 13,975 से बना सकते हैं। कहाँ बेचना है उस वक्त आप मूड माहौल देख के डिसाइड कीजिए। 13,975 से 14,075, ये 100 पॉइंट की रेंज मुझे ठीक लगती है, जहाँ एग्रेसिव ट्रेडर्स बिकवाली कर सकते हैं, करनी भी चाहिए। मार्केट को एक तरफा होता नहीं, बिल्कुल। बिकवाली करने का मतलब ये नहीं कि आप मूड बदल ले। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, स्किल ट्रेडर हैं, स्क्रीन के सामने रहते हैं और आपको दोनों तरफ ट्रेड करना आता है तो ठीक, नहीं तो फिर आप खरीदने का इंतजार करो। बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जिनसे नहीं होती मंदी, नहीं होती कोई बात नहीं, कोई जरूरी थोड़ी मंदी करना है, ऐसा जो आपको सूट करे जी सर वो करिए। तो अगर करना है तो इस रेंज में करना है। और 14,100 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 13,900, 13,875, और बहुत हो गया तो 13,825, बहुत हो गया तो बस इतना ही। ओके। जो खरीदना है निफ्टी 30,700 के स्टॉप लॉस से खरीदिए। स्टॉप लॉस जानबूझ के फ्रेश पोजीशन के लिए छोटा दिया है 30,700। जी सर। 31,050, 31,175, 31,300 3 ही टारगेट है बस। नहीं तो बैंक निफ्टी में लंबे आमतौर पे मैं टारगेट की वो लाइन लगा देता हूँ। 31,500 तक की जगह बन रही है दीप, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज का आज शायद ना जाए, एक आध दिन लगाएं, लेकिन 31,500 तक की जगह बन रही है, ये दिख रहा है बैंक निफ्टी। हाँ, अगला टारगेट 31,425 बनेगा एक्चुअली, और उसके बाद 31,500 बनेगा। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं 31,175, 31,300 की रेंज में शॉर्ट करें, एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप, है ना। और स्टॉप लॉस आपको 31,425 का स्ट्रिक्ट लगा लेना है कि वहीं पे स्टॉप लॉस लगाइए, बेच दीजिए। 31,050, 30,950, 30,875, 30,750, ज्यादा से ज्यादा, बस इससे ज्यादा नहीं। ये भी आ जाए तो बड़ी बात है, बस इतना ही। तो शॉर्टिंग अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए है, हाँ, वैसे खरीदारी करके, क्योंकि शॉर्ट में क्या है, एग्रेसिव ट्रेडर एक आपका टेम्परामेंट होना चाहिए जी, कि आप एडिलेड की पिच पे खेल रहे हो। दूसरा डिसिप्लिन होना चाहिए कि बार ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को छेड़ूंगा नहीं। कितनी लालची दिखे ऐसा, ये तो बहुत जरूरी है इस बार। तो वो अगर आपका है तो ही आप करिए, नहीं तो फिर क्या कहें, चांस ले लेता हूँ फिर आप खड़े रह जाएं। हाँ, वो काम नहीं करना। सही बात है सर, बिल्कुल। हाई बीटा आज भी एक्शन में रहेगा? कौन से सेक्टर्स? मेटल्स, पीएसयू, फार्मा, सरकारी कंपनियां, यहाँ पर फोकस करिए, एक्शन आ रहा है, बनेगा और बनेगा। पीएसयू बजट तक अब तो उसी थीम में फुल फ्लेज सरकारी कंपनियां। बामर ग्लोरी कल देख लीजिए आपने खबर, 20% जबरदस्त, 20% दोनों बामर ग्लोरी में। आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग है जी, एक्शन तो रह गई। और जिसे कहना चाहिए कि फ्रेश वर्जिन स्टॉक्स हैं,
जिस पहली बार सामने आए तो उसका रिएक्शन जो मार्केट का होता है आप देख सकते वो तो भरपूर रहेगा। Right. बिल्कुल सर, तो नजर रखेंगे मेटल्स, पीएसयूज, फार्मास। वायदा कारोबार बैन में कोई बदलाव नहीं है। कैनरा बैंक, पीएनबी बैन में थे, बैन में बने हुए हैं। सर डेटा थोड़ा समझाएं, एफआईज का एक्शन कैसा रहा वायदा कारोबार से? देखो खुश होना है तो 1580-90 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में एफआई ने की, बहुत बढ़िया है। 432 करोड़ के इंडेक्स और खरीदे, इंडेक्स में अच्छी खरीदारी हुई है, जितने इंडेक्स शॉर्ट किए उससे डबल खरीदे हैं, वो अच्छा है। थोड़ा सा आपको सोच विचार करना है तो बड़े दिनों बाद स्टॉक फ्यूचर्स बेचे 1000 करोड़ के, थोड़ी स्टॉक, लेकिन मैं इसलिए डीप है ना, देखो अब इस हफ्ते ना आपको डेटा ऐसे दिखेंगे। ये एक्सपायरी का हफ्ता है, ये हफ्ता आपका नहीं है, एफआईज का है। वो 3 हफ्ते आराम करते हैं, 3 हफ्ते एक्शन पूरा ट्रेडर्स डिसाइड करते हैं जी। ये हफ्ता एफआईज डिसाइड करते हैं, इसलिए आपको बड़े बड़े आंकड़े दिखेंगे। और 1000 करोड़ की बिकवाली है, इसलिए मुझे चिंता नहीं कि ये एक्सपायरी के रोल ओवर्स और वो सारी चीजें, स्टॉक फ्यूचर्स जो खरीदे हैं यहाँ बेचेंगे, अगले महीने में रोल ओवर कर लेंगे, करेक्ट। अगर समझिए एफआई ने कोई स्टॉक खरीद रखा है और उसको रोल ओवर में अच्छे पैसे बन रहे हैं, राइट, क्यों नहीं करेंगे, कर ही लेंगे। तो वो वाली चीज़ है। दूसरा रहा सवाल आपके लिए एफएनओ के डेटा का, 13800 बहुत मजबूत सपोर्ट है गैप से खुलने के बाद। वजह 23 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में कल जुड़े, 23 लाख शेयर सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर सबसे बड़ा और अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। तो 13,800 ही तोड़ना मुश्किल है। ओके, पॉइंट नंबर 1। और कल का लो भी 13,811 जी। 13,900 हल्की रुकावट है। 29 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें से 10 लाख शेयर कॉल्स में आज ही कल ही जुड़े हैं। तो 13,800 13,900 इमीडिएट रेंज हो गई। ओके, लेकिन आप चूंकि 13,900 के ऊपर खुलने के संकेत दे रहे हैं, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग, बढ़िया शॉर्ट कवरिंग, करीबन 13,900 के ऊपर डीप कितना 70-75 लाख शेयर कॉल्स में शॉर्ट है 13,900 के ऊपर। तो जब कटेंगे एक साथ क्या करेंगे? लेकिन मुझे जो लगता है ये कटेंगे कब, ये 13,900 के पार पर नहीं कटेंगे। अच्छा, हाँ, आमतौर पर कटिंग कैसे होती है वो भी समझना चाहिए जी। 13,900 के पार निकलने के बाद है ना 13,800 के कॉल राइटर कटेंगे, वो अगली 100 पॉइंट का इंतजार करता है, बोले हाँ 13,900 तो पार नहीं होगा। जो 13,900 का कॉल राइटर उसे आज यार ठीक है ना, बढ़ गया ना, 14,000 पार नहीं होगा। जब 14,000 पार होता तो फिर उन्हें डर लगता है। आप देखिए कल 13,700 के कॉल ऑप्शन में 14 लाख शेयर ही रह गए ओपन इंटरेस्ट में, वहां कम हुआ है ओपन इंटरेस्ट। तो क्यों 13,800 आपने पार किया, आज 13,900 पार करेंगे तो 13,800 वाला कॉल राइटर काटेगा, 14,000 पार करेंगे तो ये कटेंगे 100-150 पॉइंट। हाँ, 100-150 पॉइंट तक का तो चांस लेने वाली बात है, लेते ना चांस क्या होगा, आ जाएगा नीचे। तो वो वाला चीज है। तो इसलिए 14,000 पार होने के बाद शॉर्ट कवरिंग ज्यादा एग्रेसिव होगी। ये निफ्टी की बात हुई। 14,000 पार करना मुश्किल तो दिखता है, डेटा में तो अभी नहीं दिख रहा। 47 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, कॉल्स में बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, छोटा नहीं है, तो वो पार करना आसान तो नहीं। लेकिन जो जितना बड़ा, देखो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के जो मजा आता है वो छोटी मोटी पहाड़ी पे थोड़ी आएगा। तो 14,000 जब चढ़ेंगे, पार करेंगे तो उसका आनंद भी अलग होगा। जब पार करेंगे तो फिर जो शॉर्ट कवरिंग होगी उसका मजा भी अलग है, समझा? राइट। तो ये है। अब बैंक निफ्टी में आइए, 31,000 आखिरी बाधा है, 9 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में है। हालांकि मैं फिर बता दूं बैंक निफ्टी में इतने शॉर्ट्स नहीं है। ओके, शॉर्ट्स ज्यादा नहीं है बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स नहीं है। तो लेकिन फिर भी 31,050 आखिरी बाधा है, वो पार करेंगे तो नई जोन में बैंक निफ्टी जाएगा। आप ये समझिए ना, करीबन 2-3 हफ्ते बिताने के बाद कि 30,500 31,000 की रेंज में फिर थोड़ा एक करेक्शन आपको जो आया 29,000 तक आया, 29,000 से फिर 31,000, एक बार 31,050 पार करके टिक गए और अगर क्लोज आज 31,000 के ऊपर तो नई जोन 500 पॉइंट की बन जाएगी ऊपर। और हम देखते भी हैं वो 500 पॉइंट का वो डब्बा है। हाँ, सही बात है, डब्बा है 500 पॉइंट के बॉक्स में। इस बॉक्स से उस बॉक्स से वैसा वो चलेगी। अच्छा, एक करेक्शन मेरी तरफ से, सेल भी वायदा कारोबार की, हाँ सेल आ गया ना, कैनरा पीएनबी है और सेल की भी एंट्री हुई है, वहां पर नजर रखते हैं। अच्छा, सेल के चेयरमैन साहब आ रहे हैं। हाँ, हालांकि हम उनसे ये नहीं पूछेंगे आपका स्टॉक बैन में क्यों है, लेकिन उसके अलावा जो सारी चीजें काम की वो जरूर पूछेंगे। तो 10:40 पे चौधरी साहब होंगे हमारे, वो इंटरव्यू देखिएगा जरूर। बिल्कुल सर, कुछ तो ऐसा हो रहा है ना सेल में, तभी बैन में डबल हो गया 4 महीने में स्टॉक। देखिए जबरदस्त एक्शन है सेल में। 10:40 पर मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ेगी, वहां पर नजर रखिएगा। पर उससे पहले एक और स्टॉक जो आपको जबरदस्त एक्शन दिखा सकता है आज के लिए, जानते हैं अंजी की तरफ से स्टॉक ऑफ द डे। बताएं सर, आज कौन सा स्टॉक चुना है? एनसीसी पर मैं पॉजिटिव हूँ, बुलिश हूँ। और कल भी हमने कल के 2000 में राय दी थी खरीदारी करने की। कल बोर्ड मीटिंग है और प्रमोटर्स को वारंट्स इशू किए जाएंगे प्रेफरेंशियल बेसिस पर। 2 चीज़ें देखनी है, एक प्राइस और दूसरा क्वांटिटी जी। लेकिन उन दोनों के अलावा हो सकता है प्राइस आपको मार्केट प्राइस के आसपास थोड़ा ऊपर नीचे आए, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि स्टॉक अभी भागा है जी, है ना। 50 वाला 60 भी हो गया, थोड़ा 55 वाला 60 हो गया जी।
लेकिन बड़ी बात ये दीप कि इन लेवल्स पर भी प्रमोटर्स इक्विटी लेने को तैयार है वारंट्स के जरिए। ये बड़ी चीज़ दिग्गजों के पास स्टेक है ही। बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन में L&T को और एक आध को छोड़ दे तो बहुत कम कंपनियां ऐसी जो आप मतलब है ना कंफर्ट हैं बिल्कुल से, तो उनमें से NCC एक है। ऑर्डर बुक्स मजबूत है ही। तो किसी भी लिहाज से देखें तो स्टॉक में आज और कल की बोर्ड मीटिंग तक के लिए, उसके बाद का नहीं बोल रहा हूँ, बोर्ड मीटिंग तक के लिए मैं सिर्फ बहुत क्लियर कट आपको बता रहा हूँ, 1 से 1.5 दिन के लिए आपको खरीदारी करनी है। 61, 63, 65 3 टारगेट रखिए, 58 का स्टॉप लॉस। ओके। हाँ, NCC प्रमोटर्स खरीदें, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, थोड़ा और ऊपर की जगह है। चलिए तो नजर रखेंगे NCC, ये है आपके लिए अनिल जी की तरफ से स्टॉक ऑफ द डे। कल भी एक N के नाम से स्टॉक दिया था, NIT लिमिटेड, देखिए वहां पर जबरदस्त एक्शन है। आज आपको रखना है NCC, और कल भी वैसे NCC पर अनिल जी की राय आई बहुत गैप से खुले तो छोड़ दीजिए, आराम से नीचे आए तो कोई मेरे स्टॉक ऐसा नहीं कि जो मतलब ऐसा कि कभी हाथ में ही नहीं आएंगे, आराम से मिलता है। अपने लेवल से एंट्री कीजिए, लेवल पे प्रॉफिट बुक करिए। बिल्कुल। तो NCC नजर रखिए, ये है आपके लिए आज का स्टॉक ऑफ द डे। आइए जान लेते हैं और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। वरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही मानसी भी हैं बताने के लिए खबरों वाले स्टॉक्स और कुछ ब्रोकरेज एक्शन भी। वरुण, गुड मॉर्निंग, आपसे शुरुआत करते हैं, बताएं ट्रिगर्स और खबरें वाले स्टॉक्स कौन से हैं। गुड मॉर्निंग दीप। देखिए सबसे पहले ट्रिगर तो आज विप्रो का जो 9,500 करोड़ का बायबैक है वो खुल जाएगा और 11 जनवरी तक ये बायबैक खुला रहेगा। 400 रुपये का भाव है जिस पे बायबैक कर रहे हैं। गेटवे डिस्ट्री पार्क्स अंतरिम डिविडेंड के लिए आज बोर्ड की बैठक है। तो ये 2 ट्रिगर्स है जिस पे आपको नजर रखनी है। अब चलते हैं खबरों के तरफ। तो खबर तो सबसे पहले हमारी एक्सक्लूसिव खबर, कल आपने बालमन लॉरी और बालमन लॉरी इन्वेस्टमेंट में देखा किस तरह की तेज़ी देखने मिली थी। आज ये खबर है कि यहाँ पे विनिवेश की प्रक्रिया जो है वो काफ़ी और तेज़ हो चुकी है और विनिवेश के लिए आज मंत्री समूह जो है वो अहम बैठक करने वाला है और बालमन लॉरी और बालमन लॉरी इन्वेस्टमेंट दोनों के विनिवेश जो है उस पर चर्चा होने वाली है और यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस जो है वो ऑलरेडी जारी है। तो ये 2 स्टॉक जो है कल के बाद आज फिर फोकस में रहने वाले हैं। बायोकॉन, इस कंपनी को जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की एक दवा है उसके लिए US से कंपनी को मंजूरी मिल चुकी है। इसने लॉन्च कर दिया उस दवा को, एक कैप्सूल है उसको। कोचिन शिपयार्ड यहाँ 4 जनवरी 2021 को बोर्ड की अंतरिम डिविडेंड पे विचार करने के लिए एक बैठक होने वाली है। TVS मोटर्स, इस कंपनी ने बांग्लादेश में अपाची RTR 164V एक बाइक है इनकी, उसको लॉन्च कर दिया है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और ICICI प्रूडेंशियल, यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल के साथ लाइफ इंश्योरेंस सोल्यूशन के लिए इस कंपनी ने करार कर लिया है। और सबसे आखिरी में 3i इन्फोटेक, छोटा स्टॉक है लेकिन खबर बड़ी है। खबर यह है कि बोर्ड ने ग्लोबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स कारोबार को स्लम सेल के लिए अनुमति दे दी है। करीब 1000 करोड़ के आसपास ये जुटाने की योजना है, तो यहाँ पे भी नजर रखिएगा। 3 चीज़ों का नामकरण कैसे होता है ये समझ में नहीं आया। एक तो ये जो तूफान आते हैं अम्फान और कैसे कैसे पता नहीं, जो भी भगवान जाने सब अलग वो। दूसरी ये गाड़ियों के नाम, हाँ मतलब जो कभी भी वो ऐसा नाम रहेगा नहीं जो कुछ ना कुछ बिगड़ा हुआ ही नाम रहता है। अपाची, हाँ, विटारान, ब्रेजार, पता मतलब हाँ, बहुत कम ऐसे होंगे जिसका सीधा सीधा मतलब डिक्शनरी में। और तीसरा ये दवाइयों की दवाई तो अब आपकी 2 प्रॉब्लम होगी। दूसरी, पहले अब तक तो खाली दवाइयों वाली प्रॉब्लम थी, अब गाड़ी के नाम में मुश्किल है। वैसे सर आपने वो बात पूछी है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल, हाँ, वो डिसाइड करते हैं और नाम तैयार होते हैं पहले से। हाँ, तो डिपेंड नहीं करता किधर आ रहा है, वो नाम तैयार है, जस्ट जहां पर भी नेक्स्ट आ रहा है वो नेक्स्ट अवेलेबल नाम तो हो गया कि म्युनिसिपैलिटी डिसाइड करेगी किसी के घर में बच्चा पैदा हो, लड़का हुआ तो ये, लड़की भी है वैसे। अरे भाई पेरेंट्स को भी रख दे, जिसके यहाँ तूफान आया उसको रख दे दो। लेकिन चलिए ठीक है, वही पेरेंट होंगे इनके। अच्छा सर, विप्रो के बायबैक की बात करी तो एक बार उस पर भी राय ले लें। ऑलरेडी बायबैक प्राइस के करीब है, क्या बेचने का कोई मतलब नहीं, बायबैक में देने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक्सेप्टेंस रेशियो भी कम और वही भाव में तो आपका यहाँ बिक रहा है, तो रखिए। कोई बायबैक में भरने, आपको याद है उस समय में बोला था आप खरीद लीजिए, बायबैक के हिसाब से सोचिए मत, आपको भाव यही मिल जाएगा। कहा था सर, यही भाव मिल जाएगा, लगभग वही भाव पहुंचे। और TCS में भी वैसा ही हो रहा है सर, उनका भी बायबैक बंद हो रहा है। 2900 तक तो आएगा स्टॉक। 2-3 साल के लिए IT शेयर मजबूती रहने। हाँ, ये जब तक अमेरिका की इकोनॉमी इंप्रूव नहीं होगी तब तक IT शेयर चलेंगे। सीधा हिसाब। ये बात सही है। चलिए तो नजर रखते हैं IT शेयर्स और विप्रो। जैसा कि अनिल जी ने कहा, इस लेवल पर अब टेंडर करने की जरूरत नहीं है, आपको इससे बेहतर प्राइस आने वाले समय में मिल सकता है। आइए मानसी से भी जान ले कौन से और हैं खबरों वाले स्टॉक्स। गुड मॉर्निंग मानसी, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनंत राज से शुरुआत करूंगी। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के इस्तीफे की खबरें आ रही हैं। मिस्टर अनिल सरीन MD और मिस्टर अमर सरीन जो कि CEO और होल टाइम डायरेक्टर हैं, उन्होंने निजी कारणों के चलते
कंपनी से इस्तीफा दिया है। वहीं अनिल महिंद्रा जो कि जॉइंट चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा बल्क डील्स हैं। रूपा एंड कंपनी पर अबैकस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड 1 ने 12 लाख शेयर्स 250 रुपए और 5 पैसे प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। वहीं सुविचार एडवाइजर्स एलएलपी ने अब 12,99,000 शेयर्स 250 रुपए और 55 पैसे प्रति शेयर के दाम पर बेचे हैं। इनसाइडर ट्रेड सद्भाव इंफ्रा पर है। प्रमोटर सद्भाव इंजीनियरिंग ने 24 दिसंबर को करीब 1.5 लाख शेयर्स की खरीदारी की है। वहीं जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोटर ने 23 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच 2.98% हिस्सेदारी गिरवी रखी है। और अंत में जिंदाल स्टील एंड पावर 21 और 22 दिसंबर के बीच प्रमोटर दंत एंटरप्राइजेज ने 53 लाख शेयर्स जो हैं वो प्लेज किए हैं। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ और खबरों वाले स्टॉक्स, नजर रखनी है इस पर। आइए जान लेते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है एफआईआर में। ओके, तो वरुण, ब्रोकरेज एक्शन तो आज ज्यादा नहीं है। बायोकॉन पर एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, साथ ही कोल इंडिया पर मैक्वायरी भी है। बताएं क्या एक्शन आपने? देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि आपने कहा, बायोकॉन पे यहाँ रिपोर्ट जो है वो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आ रही है। इक्वल वेट की यहाँ पे रेटिंग दी गई है और कहीं ना कहीं जो इनका कहना है कि 430 का इन्होंने लक्ष्य दिया है। इनका कहना है कि अगले 30 दिनों में शेयर प्राइस जो है उसमें कुछ गिरावट का ये अनुमान लगाए रहे हैं। इसके लिए 465 का अभी करंट मार्केट प्राइस दिख रहा है, लेकिन 430 के टारगेट दे रहे हैं। इनका कहना है कि छोटी अवधि में वैल्यूएशन जो है वो सुस्त रहने की आशंका है और यूएस में बायोसिमिलर जो है उसके मार्केट शेयर में गिरावट की अनुमान लगा रहे हैं। इसके लिए आपको इस तरह के टारगेट दिए गए हैं इस कंपनी की तरफ से। वहीं कोल इंडिया, यहाँ पे मैक्वेरी की तरफ से रिपोर्ट है और ये आउट परफॉर्मर की रेटिंग जो है वो बरकरार रख रहे हैं और 178 का लक्ष्य यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये दो रिपोर्ट है जहाँ पे आपको नजर रखनी है। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर करिएगा आप फोकस। और रिपोर्ट आजकल कम ही है, पता नहीं छुट्टी क्रिसमस है। मुझे लगा आपका काम नहीं, वो छुट्टी पे गए, मैं अपना काम बरोबर कर रहा हूँ। अच्छा, जो रिपोर्ट आ रही है वो वरुण और आशीष हमारे बता रहे हैं। तो एफआईजी नहीं कर रहे काम, तो क्या करें? चलिए, बाकी हमारे एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं और आज काम बड़ा इंटरेस्टिंग कर रहे हैं। अब कम कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं पता चलेगा। पहले बिगुल पिक ऑफ द डे का। तो अपनी पार्टनरशिप को और मजबूत करते हुए आगे बढ़ाते हुए कुणाल जी, राकेश जी पिक ऑफ द डे भी जॉइंट दे रहे हैं आज। अब इसको मैं क्या समझूं? जॉइंट देने को काम कम करना समझूं? आप भी एफआईज की तरह इतने बड़े हो गए कि कम काम करेंगे छुट्टियों के सीजन में, या फिर बहुत मेहनत करके, मतलब अच्छी रिसर्च करके साथ में मिलजुल कर हमने बहुत बढ़िया पिक निकाली? कैसे समझा जाए इसको, बताइए सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी देखिए, इसको कतई भी ये ना समझे कि काम हमने कम किया है। इनफैक्ट हम जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हैं अनिल जी, हम दोनों को ये फीलिंग आ रही है। और ये अनिल जी हमारे कोलैबोरेशन का नतीजा है। जो पिक आज हम देने वाले हैं इस पर हमने गहन विचार किया अनिल जी। कल भी हम कर रहे थे इस पर चर्चा, बाजार जब बंद हो रहा था, और आज कल शाम को देर हमने बात की। और अनिल जी ये हमारी पिक है जो कि कोलैबोरेशन का नतीजा है। स्टॉक का नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज अनिल जी, जिसमें एक बड़ा ब्रेकआउट कल आता हुआ दिखा। कल स्टॉक की जब बाजार बंद हो रहा था तब हम दोनों इंतजार कर रहे थे कि 127 के ऊपर ये क्लोज हो जाए अच्छे से, जो कि एक ब्रेकआउट का लेवल है, तो इसको फिर खरीदारी की राय देंगे। तो 127 के ऊपर 130 के आसपास स्टॉक ने बंदी दी। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज है जिसमें एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। दो स्टॉक्स हमारे रेडार पर थे, एक न्यूक्लियस और दूसरा केपीआईटी। न्यूक्लियस में फ्रीज लगा हुआ था ऊपर का, इसलिए इस वजह से उस पर खरीदारी की राय नहीं दे रहे। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में बड़ा ब्रेकआउट है। ओवर टू राकेश जी। बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट केपीआईटी टेक में देखने को मिल रहा है, तो इस पे खरीदारी की राय है। 125 125 का स्टॉप लॉस है। 140 से लेकर 145 के टारगेट के लिए केपीआईटी टेक को खरीदारी की राय है। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी आपको और दीपांशु को स्टूडियो में देखकर अनिल जी इतने डिफिकल्ट टाइम्स में हृदय जो है ना प्रफुल्लित हो जाता है, काफी अच्छा लगता है। थैंक गॉड आप जैसा हमारा बॉस नहीं है, नहीं तो हमें कोरोना काल में भी रोज ऑफिस ही आना पड़ता है। लेकिन भले आपने काम कम किया हो, ज्यादा किया हो, लेकिन मेरा दिल से धन्यवाद स्वीकार कर लीजिए।
कुणाल जी राकेश जी, क्योंकि मुझे याद है केपीआईटी हमने खरीदने की राय दी, फिर 128 130 का पोजिशनल टारगेट दिया था, वो टारगेट फाइनली कल हासिल हो गया। मेरा भी ध्यान नहीं था, 128 130 पहुंच गया, अब और आगे इसको बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी। तो केपीआईटी बेहतरीन पिक 140 145 के टारगेट के लिए कुणाल जी राकेश जी की तरफ से। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे होगा टाइटन, जिसमें खरीदारी करने का सलाह होगा। इसमें कारण तो ये है कि क्योंकि ये ऑल टाइम हाई में है, इसलिए बहुत ज्यादा काम करने का जरूरत नहीं था। टाइटन ऑलरेडी ऑल टाइम हाई में है, तो कभी भी बाई देने से चल जाएगा ऐसा ही लगता है। पर इसमें एक स्पेशल रीजन भी है। एक तो पूरा आईटी फेवर में है सबका, मुझे लगता है कि अभी शॉर्ट टर्म के लिए आईटी चलने वाला है। और दूसरा, टाइटन लास्ट 5-6 ट्रेडिंग सेशन का जो हाई बना रहा था, वो हाई कल क्रॉस करके ऊपर गया है 1520 1525, इसी के आसपास लगातार 4-5 ट्रेडिंग सेशन का हाई बन रहा था। तो आज वो कल वो हाई क्रॉस करके बंद किया था, तो लग रहा है कि अब नया मोमेंटम इसमें देखने को मिलेगा। छोटा छोटा टारगेट मैंने रखा है 1575 1590 का, 2 टारगेट्स है कैश लेवल का। तो करंट लेवल पर खरीदने का सलाह 1525 या 1520 का ही स्टॉप लॉस लगाइए, उसमें बहुत दूर नहीं है, 4-5 रुपया का ही डिफरेंस है। और 1575 का पहला, 1590 का दूसरा टारगेट के लिए टाइटन को खरीदने का सलाह होगा। इनफैक्ट ये स्टॉक एक्चुअली 1600 भी पार करेगा टाइम देने से। तो मेरा टाइटन ही आज का पिक ऑफ द डे होगा। टाइम ही टाइम है, 3:30 बजे तक बहुत टाइम है अपने पास में। सिमी जी आप 3:30 के पहले 1600 पार करवा दीजिए, बस इतना ही। और नहीं तो भी फिर आप आज नहीं तो कल कोई बात नहीं, लेकिन हो जाए बस ये ध्यान रखिएगा। तो टाइटन खरीदने की राय है सिमी जी की 1575 1590 छोटे टारगेट आज के लिए, और 1600 के पार भी जाने की तैयारी। वागले साहब सुप्रभात, बताएं सर। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा बाय है मुथूट फाइनेंस पे। कल आई थिंक दोपहर के शो में भी एक शायद सचिन ने कवर किया था, और जिस तरह से पैटर्न उभर कर आया है, आवरली चार्ट्स में वॉल्यूम्स आए, प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है आज के दिन में ये चलना चाहिए। 1218 का क्लोज है, मेरा 1206 का स्टॉप लॉस होगा, 1% का रिस्क होगा, और 1248 तक के मैं अपसाइड आज देख रहा हूँ। ओके 1206 स्टॉप लॉस, 1245 टारगेट, मुथूट खरीदने की राय। किरण जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपका क्या इरादा है। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग दीप, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा भी स्टॉक टाइटन ही है। कल 2:30 बजे के आसपास मैंने BTSTT में टाइटन 1530 के आसपास खरीदी करने की सलाह दी थी, तो वही कंटिन्यू करना चाहूंगा। आपका स्टॉप लॉस 1525 का होना चाहिए, टारगेट 1570 1585 ये 2 रखने चाहिए आज के लिए। ओके तो ये है आपके लिए टाइटन खरीदारी करने की राय। सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कल फुल फॉर्म में। सुमित जी थके तो नहीं ना, मतलब कल इतनी बैटिंग करने के बाद तैयार है ना आज भी एकदम, बताइए पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। नहीं बिल्कुल नहीं अनिल जी, अभी तो शुरुआत है। मेरे को लगता है इस हफ्ते में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलने वाला है, और ऐसे स्टॉक्स अभी और निकालेंगे जिसके अंदर इंट्राडे या 1-2 दिन के अंदर ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिले। तो अनिल जी आज का पिक ऑफ द डे है बाय साइड का स्टॉक का नाम है जमुना ऑटो। जमुना ऑटो अनिल जी एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। स्टॉक पिछले 3 दिनों से धीरे धीरे करके तेजी दिखा रहा है, लेकिन अब यहां से स्टॉक के अंदर लगता है कि जल्दी एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। तो जमुना ऑटो में 59 के आसपास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में 56 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर में 63 रुपए और 66 रुपए, ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी है। बाय जमुना ऑटो एट CMP, स्टॉप लॉस 56, टारगेट 63 से 66 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 1 से 2 दिनों के लिए। परफेक्ट, तो ये है आपके लिए जमुना ऑटो में खरीदारी करने की राय। 63, 66, 63 और 66 ये 2 रखिए टारगेट ऊपर के, 56 का लगाइएगा स्टॉप लॉस। ये है राय सुमित जी की तरफ से। 59 रुपए 50 पैसे के आसपास बंद हुआ है कल के सेशन में। सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ है। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, बताएं सर आपने कौन सा स्टॉक चुना है आज। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। आज जो स्टॉक लेके आए हैं वो पिछले हफ्ते FPL मिड कैप में भी दिया था 800 रुपए में, अभी भाव हो गया 850। और वो कंपनी है मुरुगप्पा ग्रुप की कोरोमंडल इंटरनेशनल। क्रॉप प्रोटेक्शन और फर्टिलाइजर का बिजनेस बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है मुरुगप्पा ग्रुप का, ये कोरोमंडल इंटरनेशनल। हमारा जो टारगेट है वो 1012 का टारगेट है। मुझे लगता है कि ये R&D और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जिस हिसाब से कंपनी कर रही है, बहुत शानदार रिटर्न मिल सकता है। और सबसे बड़ी चीज ये भूलना नहीं है, 2000 करोड़ का ऑपरेशनल कैश भी कंपनी ने जनरेट किया है फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर। तो मुझे लगता है कोरोमंडल इंटरनेशनल बहुत बेहतरीन कंपनी है, इस पे जरूर निवेश करना है। ओके कोरोमंडल इंटरनेशनल ये है
पसंद सिद्धार्थ जी को, और बहुत ही बेहतरीन कंपनी 850 रुपये के आसपास यहाँ पर खरीदारी करने की राय। सिद्धार्थ जी के तो स्टॉक सारे तेज दौड़ लगा रहे हैं। उसी में से एक याद आ गया, लगे याद पूछ ही लूँ। सिद्धार्थ जी, फर्स्ट सोर्स लिमिटेड कुणाल जी राकेश जी ने जब से इसको मिडास टच दिया, भागे जा रहा है। इसकी मतलब खदान में से निकालने का काम आपने किया था, उसके बाद चमकाया उन्होंने। बताएं सर, 109 110 पहुंच गया, अब क्या करना है? देखिए, अभी बाइंग की तो सलाह नहीं होगी बिल्कुल। हम लोगों ने बहुत लोअर लेवल से इसको रेकमेंड करते आ रहे हैं फर्स्ट सोर्स को, और बहुत बार एसपीएल मिड कैप में भी दिया है। तो मुझे लगता है अब यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए, बट थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। नीचे आए तब खरीदारी की ताक रखनी चाहिए, अभी खरीदारी नहीं करनी चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करें वो ज्यादा बेहतर है। ओके, नीचे आए तब खरीदें, फिलहाल करें इंतजार। बायोकॉन, सिमी जी जरा इसके चार्ट देखिए, बताइए। अमेरिका में एक दवा इन्होंने लॉन्च की है, कल कुछ खराब खबरें थी, सीएलएसी की रिपोर्ट भी थी, उसके चक्कर में स्टॉक गिर गया। और कंपनी ने खुद भी कहा कि एक यूएसएफडीए की जांच होनी बाकी है, क्योंकि कोविड के कारण वो आ नहीं पा रहे अमेरिका वाले, और उनके प्लांट की जांच बाकी। तो इस चक्कर में कल 3-3.5% गिरा। और कल मैं बंसल जी को पूछ भी ये रहा था कि ये गिरे तो लेना कहाँ है, शायद 465 ही उन्होंने लेवल दिया था। अब बताइए, आज खबर अच्छी है, एक दवा लॉन्च करने की तैयारी में, खरीदा जाए इन लेवल पर? ठीक है एंट्री लेवल? अनिल जी, ये एक स्टॉक, इसमें जो भी मैं व्यू देने जाऊंगी वो हो सकता है कि मेरा बायस्ड व्यू होगा। बायोकॉन में मेरा और मेरे क्लाइंटों का निवेश है, और मैं बहुत बुलिश हूँ। और मैं ये मानती हूँ कि ऐसा जब भी खबर आएगा तभी ये दोबारा नीचे एक्यूमुलेट करने का मौका देगा। ये मार्केट जब ये ऑल टाइम हाई बना रहा है, कोई भी स्टॉक ऑल टाइम हाई बना रहा है, और बायोकॉन जैसा स्टॉक में भी हाई बना था, पर ये अचानक बैड न्यूज आ गया था। उसके बाद कल जितना बढ़िया बुरी तरह से पीट गया, मुझे लग रहा है एक्चुअली कल मेरा जो मैं सपोर्ट देख रही थी वो 470 से 467 के बीच में था, और ये स्टॉक उसके नीचे जाके बंद किया था, तो इसलिए आज मेरा वॉच लिस्ट में ये था। इसमें तो सेल कॉल जनरेट तो होता नहीं है, मैं तो नहीं दे पाऊंगी। ये कल जब 16 रुपया नीचे गिरा था तब भी सेल कॉल नहीं दिया था। मैं सिर्फ यही कह रही थी क्लाइंटों को कि कोई भी डिप में ये स्टॉक जहां पे भी जाए, जहां पे सपोर्ट मिलता है, 2-3 दिन सेटल करने का टाइम दीजिए, उसके बाद इसको वापस खरीदने का मौका जरूर मिलेगा। मेरा इसका लॉन्ग टर्म का टारगेट 600 650 का है, और इस 600 650 का टारगेट के लिए मैं 400 तक वेट करने का भी तैयार हूँ, वेट करने के लिए भी तैयार हूँ। जो भी है, जो भी ब्रोकरेज हाउस इसमें डाउनग्रेडेशन का ये दे, उसमें कुछ मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं इसमें बुलिश ही हूँ, और मैं लोअर लेवल पर खरीदने का ही सलाह देने के लिए मैं तैयार हूँ। 380 का स्टॉप लॉस होगा, 400 तक खरीद दीजिए जी। 600 650 का साल भर का नजरिया रख के खरीदिए। हाँ, तो सीएलएसए वालों सुन लो, आपकी सेल रिपोर्ट का सिमी जी पे कोई असर पड़ने वाला है नहीं। आप जानो, आपका क्लाइंट 250 का टारगेट नहीं आएगा, सिमी जी ने कह दिया नहीं आएगा। ओके, चलिए, तो ये आपके लिए राय। अच्छा, एक और स्टॉक है जिस पर एक्शन है, कोचिन शिपयार्ड। सुमित जी जरा इसके चार्ट देख लीजिए जरा। 4 तारीख को बोर्ड बैठक होने वाली है इंटीरियम डिविडेंड को लेकर, चार्ट में कुछ दम है क्या? अनिल जी, मेरे को लगा सिमी जी कहीं बायोकॉन के लिए ऐसा नहीं बोलते कि बोनस आएगा या स्प्लिट आएगा तो 250 का भाव आ जाएगा। तो अभी कोचिन शिपयार्ड में अनिल जी जो सलाह है वो तेजी की तरफ की है। कोचिन शिपयार्ड में यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसके अंदर 375 रुपए से लेकर 380 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो कोचिन शिपयार्ड में जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस बना रखी है वो पोजीशंस होल्ड करें, और नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 350 का, ऊपर में 375 380 रुपए तक के लेवल कोचिन शिपयार्ड में देखने को मिल सकता है। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, एक और स्टॉक है जिस पर राय लेने की जरूरत है, और वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। मुझे याद है कुणाल जी राकेश जी ने इसे कवर भी किया था। कुणाल जी जरा इसके चार्ट देखिए और बताइए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के साथ इन्होंने इंश्योरेंस के लिए कारोबार किया, और जो 18 लाख कस्टमर्स हैं उनको इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का इनका इरादा है। 850-60 रुपए के आसपास स्टॉक है, कल हल्का नीचे बंद हुआ आखिरी मिनटों में। बताएं, क्या रिकवरी की उम्मीद रखी जाए, चलेगा ये? अनिल जी, देखिए, बिल्कुल उम्मीद रखनी चाहिए रिकवरी की। चार्ट बहुत बढ़िया है, शॉर्ट टर्म में जरूर थोड़ी कमजोरी हमने पिछले कुछ सप्ताह में देखी है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। तो एक सपोर्ट दिखता है 840 का, जो कि लगता नहीं है कि वायलेट होगा। वापस से यहीं से तेजी बननी चाहिए, और स्टॉक वापस 920-925 के स्तरों को छुएगा। तो जिनके पास भी पोजीशन है 840 का एक स्टॉप लॉस रख करके होल्ड करें। टारगेट इसके लिए 925 रुपए का रखना चाहिए। ओके, तो यह आपके लिए राय। एक और स्टॉक है जिस पर राय लेना चाहता हूं, टीवीएस मोटर्स। सिद्धार्थ जी जरा राय दीजिए। बांग्लादेश में जाकर ये गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं, कुछ बढ़िया टेक्नोलॉजी के साथ में, ब्लूटूथ वाली कोई टेक्नोलॉजी निकाली है भाई इन्होंने, और वहाँ पे 205 आउटलेट्स हैं जिनके जरिए ये अपनी बाइक बेचेंगे। बताइए, स्टॉक पसंद है आपको?
देखिए अनिल जी, ये स्टॉक के बजाय मेरे को ये सेक्टर ही पसंद है। मुझे लगता है कि टू व्हीलर स्पेस बहुत अच्छा करेगा, और टीवीएस मोटर्स से ज्यादा मुझे एज लगता है वो है हीरो मोटोकॉर्प। मैं जो राजा है ये सेक्टर का उसके साथ ही जाऊंगा। और हीरो मोटोकॉर्प का कई कारण है, बट एक दो कारण ही सिर्फ बता दूं। इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वैल्यू फॉर मनी होते हैं। दूसरा, R&D जब से होंडा गया है बहुत साल पहले, उसके बाद R&D की जो फैसिलिटी आस्ते आस्ते ग्रो हुई है, अब इसका मेन दमखम दिखेगा R&D का हीरो का। तो मुझे लगता है हीरो मोटोकॉर्प पे मुझे ज्यादा जोर लगता है 3600 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो 3600 के टारगेट के लिए हीरो मोटोकॉर्प ये है एक स्टॉक जहां पर आपको रखनी है नजर। कल वैसे हमने देखा था कि लगभग सारे के सारे ऑटो स्टॉक्स एक एक करके एक्शन में आ रहे थे। अच्छा, एक छोटा स्टॉक है पर वहां पर हुआ है बड़ा एक्शन, रूपा एंड कंपनी। कुणाल जी, जरा इसके चार्ट देखकर बताएं। सुनील सिंघानिया साहब का जो एबेकस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड है वहां पर उन्होंने 1.5% इक्विटी यानी कि लगभग 12 लाख शेयर्स खरीदे हैं 250 रुपए के भाव पर। रूपा एंड कंपनी सर उसी लेवल पर है, एंड में एक स्पाइक भी आते हुए दिखा था। बताएं किस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर लग रहा है? देखिए, निचले स्तरों पर बड़ा जबरदस्त बेस बना है दीपांशु। दोनों काउंटर्स, डॉलर इंडस्ट्रीज और रूपा में, दोनों में हमने एक बेस बनता हुआ नजर आया है। और रूपा में जो ब्रेकआउट आया है वो मुझे लगता है कि 2 सप्ताह पहले आया, जब इस स्टॉक ने 225 रुपए के स्तरों को पार किया। तो मेरी राय में और ऊपर के लेवल्स डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। जिनके पास भी पोजीशन है उनको बाय करके चलना चाहिए, और साथ ही जिन्होंने अभी तक बाय नहीं किया है वो यहां इन स्तरों पर खरीद सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 225 का एक पोजिशनल लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस रख लें, और मुझे लगता है ये स्टॉक 300 के लेवल्स भी आपको मध्यम अवधि में दिखाने की क्षमता रखता है। तो इस स्पेस पर ही नजर रखिए, क्योंकि टेक्सटाइल फैब्रिक स्पेस वहां पर आप जबरदस्त एक्शन देख रहे हैं। रूपा एंड कंपनी पर नजर रखिए। और आज 12 बजे हमारा टेक्सटाइल सेक्टर पर स्पेशल फोकस भी है। मॉन्टे कार्लो और केवल किरण क्लोथिंग दोनों कंपनीज के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, साथ ही सेठी साहब भी होंगे। तो पूरा सेक्टर का आउटलुक भी आपको आज 12 बजे इसी स्पेस पर मिलेगा। और वैसे भी जबरदस्त एक्शन इस सेक्टर के काफी सारे स्टॉक्स पर आते हुए दिख रहा है, तो नजर रखिए यहाँ पर। आइए, कुछ और स्टॉक्स हैं जो आज एक्शन में आते हुए दिख सकते हैं। कोल इंडिया यहाँ पर लगातार चर्चा होती जा रही है, और आज मैक्वायरी ने तो आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और 178 के टारगेट्स की बात कर रहे हैं। सिमी जी, कोल इंडिया कैसा स्ट्रक्चर दिखती है, क्योंकि ये थोड़ा अपना बिजनेस भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। कल रेलवे साइडिंग्स के कुछ कारोबार की खबर आई थी, एल्यूमिनियम वैल्यू चेन में भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और स्टॉक में भी थोड़ा रिबाउंड आया है। तो कोल इंडिया मोमेंटम आगे दिखता है? जी बिल्कुल दीपांशु, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आया था लास्ट वीक को, और ये वापस से तेजी में आ रहा है। 140 से 45 का रेंज जो लास्ट वीक का हाई था वही इसके लिए इनिशियल हर्डल हो जाएगा। जब ये स्टॉक 145 का लेवल पार करेगा दीपांशु, तब इसमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, क्योंकि वो लेवल ऐसा है कि ये इसका शायद 52 वीक का हाई तोड़ने वाला है। मतलब 145 के ऊपर जाके ये स्टॉक सस्टेन करने लगेगा तो 52 वीक हाई बनेगा नया, और इसके बाद ये नया मोमेंटम भी दिखाएगा। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल पर खरीदना चाहिए। 134 का स्टॉप लॉस मैं छोटा सा स्टॉप लॉस दे रही हूँ, और फ्रेश एडिशन में 145 के ऊपर जाने के बाद ही करूंगी। 134 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कोल इंडिया अभी चलना चाहिए। तो ये है आपके लिए कोल इंडिया पर राय।